हेलो, वेलकम। आज के ई व्याख्यान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। वह है रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट, यानी अनुनाद तथा प्रेरण प्रभाव। तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को 4 इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव। यह सिग्मा बॉन्ड के रास्ते संचरित होता है, यानी इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इसलिए इस प्रभाव को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मीसोमेरिक इफेक्ट पाई बॉन्ड के थ्रू संचरित होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। तीसरा है हाइपर कंजुगेशन। यह सिग्मा तथा पाई इलेक्ट्रॉन्स के ओवरलैप यानी अतिव्यापन के फलस्वरूप होता है। और चौथा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यह एक टेम्परेरी इफेक्ट है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट केवल इलेक्ट्रोफाइल या हम कहें कि कोई अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति में ही होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो टेम्परेरी इफेक्ट है, इसलिए हम उसको कंपेयर नहीं कर रहे। यहां हम इन तीनों को यदि हम कंपेयर करें तो मीसोमेरिक प्रभाव सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, उसके बाद हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट और उस सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव प्रभावित होता है या प्रभावशाली होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं रेजोनेंस या अनुनाद। इन केमिस्ट्री, resonance is a way of describing bonding in certain molecules or ions by the combination of several contributing structures known as resonating structures or canonical structures। यानी हम कभी-कभी किसी मॉलिक्यूल के बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं, उन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। लेकिन इसमें कोई भी एक सिंगल स्ट्रक्चर भी मॉलिक्यूल को कैरेक्टराइज नहीं करता, यानी नो सिंगल स्ट्रक्चर कैरेक्टराइजेस द मॉलिक्यूल परफेक्टली। इसका वास्तविक स्ट्रक्चर एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जो कि सभी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का एक संकर होता है, यानी ट्रू स्ट्रक्चर इज सेड टू बी अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। हम सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के बीच में एक डबल हेडेड एरो, इस प्रकार का डबल हेडेड एरो लिखते हैं। The energy of the actual molecule is less than that of all canonical structure, यानी वास्तविक मॉलिक्यूल की ऊर्जा सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की ऊर्जा से कम होती है। और हम यदि वास्तविक मॉलिक्यूल की ऊर्जा और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर की ऊर्जा का जो अंतर देखें, उसे हम रेजोनेंस एनर्जी या अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो आते हैं अब हम रूल्स ऑफ रेजोनेंस, यानी हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, कौन कौन से नहीं। तो सबसे पहला नियम है, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन सेम, यानी केवल इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है, लेकिन एटम की पोजीशन सेम रहनी चाहिए। इसलिए ये एसिटो एसिटिक एस्टर का कीटो एंड इनॉल फॉर्म है, इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एटम का मूवमेंट हुआ है। ये देखिए, यहां से एक हाइड्रोजन कहां मूव कर गया है, इस ऑक्सीजन पर, इसलिए ये दोनों टोटोमेरिक फॉर्म कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं। Second is structure with charged structure are less stable than structure with no charge। यदि हम किसी के कई सारे स्ट्रक्चर लिखें, कुछ पर आवेश है, कुछ पर आवेश नहीं है, तो उन सब में से जो अनचार्ज्ड स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होगा।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइन। ये इस एक और स्ट्रक्चर इसका हो सकता है जिसमें इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, और एक और स्ट्रक्चर जिसमें इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स इस स्ट्रक्चर की तुलना में कम स्थायी होंगे। थर्ड रूल है, सिमिलर चार्जेस कैन नॉट बी ऑन एडजेसेंट एटम, यानी समान आवेश पड़ोसी एटम्स पर नहीं हो सकते। जैसे हमने ये डाइकीटोन लिया है, हम क्या कर सकते हैं कि इसका मूवमेंट करके यहाँ ऑक्सीजन दे दें, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, जैसा कि इसमें दिखाया है। लेकिन यहाँ पर इस कार्बन पर और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी यह नहीं संभव है, इसलिए हमने इसको क्रॉस दिखाया है। ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल के लिए नहीं लिखा जा सकता। नेक्स्ट रूल है, पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे C डबल बॉन्ड O ये है, तो इस तरह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये स्ट्रक्चर बन सकता है, और इस तरह से मूवमेंट हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर बन सकता है। लेकिन इस केस में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यह संभव नहीं है, यानी इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट रूल है, मोर कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी बहुत सारे यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे जिसमें अधिक कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसके हम ये स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना दिया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यह नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये तीनों स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं क्योंकि सभी में 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, 2 2 और इसमें 3 और 1, यानी इन सभी में 4 कोवेलेंट बॉन्ड हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, अतः यह नहीं लिखा जा सकता। नेक्स्ट नियम, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यदि किसी मॉलिक्यूल या आयन के एग्जैक्टली इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो उसमें रेजोनेंस प्रभावी होता है। जैसे कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन में इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम है, आवेश भी सभी में समान है, और ये पूरी तरह से इक्विवेलेंट है, अतः इसमें रेजोनेंस प्रभावी होगा। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस से किन किन गुणों पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला आता है बॉन्ड लेंथ, यानी रेजोनेंस से बंध लंबाई प्रभावित होती है। जैसे कि बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर देखें, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जो इस स्ट्रक्चर में बदल गया है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड है, यानी हम कह सकते हैं रेजोनेंस द्वारा डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, इसलिए बंध लंबाई प्रभावित होती है। इसलिए बेंजीन में कार्बन कार्बन की बंध लंबाई ना तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी 1.54 के बराबर होती है, न कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.33 के बराबर होती है। इसमें बंध लंबाई 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है। क्यों? क्योंकि हर कार्बन में डबल बॉन्डेड कार्बन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया और सिंगल बॉन्डेड कार्बन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। दूसरा, रेजोनेंस यानी अनुनाद से स्थायित्व प्रभावित होता है, यानी जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा उसमें वह मॉलिक्यूल अधिक स्थायी होगा। तीसरा, डायपोल मोमेंट, जैसे विनाइल क्लोराइड में डायपोल मोमेंट होता है, हम इसको अनुनाद द्वारा एक्सप्लेन या व्याख्या कर सकते हैं। अनुनाद के कारण एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है जहां क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज
और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, जिसके कारण यह डाइपोल मोमेंट को हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अनुनाद के कारण एसिडिटी इंक्रीज करती है, जैसे एल्कोहल एसिडिक नहीं होता जबकि एसिटिक एसिड एसिड होता है। क्यों? क्योंकि एसिड के लिए दो बातें होनी चाहिए। पहले तो उसमें प्रोटॉन देने की क्षमता होनी चाहिए और दूसरा जो रिजल्टिंग कार्ब एनाइन है वह स्थायी होना चाहिए। तो एल्कोहल में प्रोटॉन देने के बाद एल्कोक्साइड आयन स्थायी नहीं हो पाता है, जबकि इसमें एसिटेट आयन अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है, इसलिए यह आराम से प्रोटॉन रिलीज कर देता है, यानी एसिडिटी बढ़ जाती है। इसके विपरीत अनुनाद द्वारा क्षारकता यानी बेसिसिटी डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि अनुनाद के कारण जैसे हम एनिलीन में देखें, ये प्रोटॉन बेंजीन रिंग को दे दिए जाते हैं, इसलिए यह डोनेशन के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए क्षारकता घट जाती है। नेक्स्ट इज कंजुगेट एडिशन टू डाइन। जब हम ब्यूटाडाइन पर ब्रोमीन का रिएक्शन करते हैं तो बनने तो क्या चाहिए, एक बॉन्ड खुला, एक ब्रोमीन यहां लग गई, एक ब्रोमीन यहां लग गई, लेकिन हमको दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, 1,4 प्रोडक्ट एंड 1,2 प्रोडक्ट, जिसको भी हम केवल अनुनाद द्वारा ही समझा सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन। जैसे बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अनुनाद द्वारा ही हम व्याख्या उसकी कर सकते हैं। हमारा दूसरा प्रभाव है इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव। डेफिनेशन है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड्स में वैसे इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होते हैं, लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दें, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण मॉलिक्यूल में पोलैरिटी यानी ध्रुवणता आ जाती है। जैसे यहां देखें, इससे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज यानी आंशिक आवेश, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। और आंशिक धनावेश आते ही ये इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके कारण C2 पर और आंशिक धनावेश आ जाएगा और इसके फलस्वरूप C3 पर भी आंशिक धनावेश आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ डेल्टा धीरे धीरे बढ़ाए हैं, यानी इधर सिंगल डेल्टा प्लस है, यहाँ डबल डेल्टा प्लस है, यहाँ ट्रिपल डेल्टा प्लस है। यह शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम C1 से C3 की तरफ जाते हैं, धनावेश की मात्रा कम होती चली जाती है। हम इंडक्टिव इफेक्ट के प्रकार देखेंगे। इफ एन एटम or group attracts electron more strongly than hydrogen, it is -I group. And if an atom or group attracts electron less strongly than hydrogen, it is +I group. यानी दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, +I and -I। तो यहां पर ये दिखाए हैं, हम इसको हाइड्रोजन के अलावा कार्बन से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो जो भी कार्बन या हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो -I ग्रुप होगा। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ ऑक्सीजन कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यह -I ग्रुप होगा। NH2 देखिए, नाइट्रोजन कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए -I ग्रुप होगा। यहां पर कुछ +I ग्रुप दिखाए हैं, जिसमें मुख्य होते हैं एल्किल ग्रुप्स, और यहाँ पर O-, COO-, ये एल्किल ग्रुप्स हैं, ये सारे +I ग्रुप्स होते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि यदि किसी ग्रुप या एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो डेफिनेटली -I ग्रुप होगा, और यदि किसी ग्रुप या एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा
तो वो डेफिनेटली प्लस आई ग्रुप होगा। जैसे ये देखिए ऑक्सीजन, यूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए ये माइनस आई ग्रुप होना चाहिए, लेकिन इसमें प्रोटॉन रिलीज होने के बाद नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो अब नेगेटिव चार्ज आते ही अब इसमें देने की क्षमता हो जाती है, इसलिए यह प्लस आई ग्रुप होगा। इसी प्रकार सपोज NH3 हम देखें तो इस पर प्लस चार्ज है, तो ये डेफिनेटली माइनस आई ग्रुप होगा। तो यदि किसी पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस आई ग्रुप होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो प्लस आई ग्रुप होगा। नाउ इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी प्रेरण प्रभाव का अम्ल व क्षार की सामर्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम यहां देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है। माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी, यानी यदि कोई माइनस आई ग्रुप लगा होगा तो अम्लता इंक्रीज करती है यानी बढ़ती है। जैसे CH3COH यानी एसिटिक एसिड है, और यहां हमने इस पर एक माइनस आई ग्रुप Cl लगा दिया है, तो क्लोरो एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड की तुलना में अधिक अम्लीय होगा। इसके विपरीत यदि हम कोई प्लस आई ग्रुप लगा दें तो उसकी अम्लता घट जाएगी, जैसे फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में एक CH3 प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, अतः ही इसकी अम्लता फॉर्मिक एसिड की तुलना में कम होगी। यदि हम क्षारकता पर प्रभाव देखें तो माइनस आई ग्रुप डिक्रीजेस बेसिसिटी, जैसे हम देखें NH3 और हमने यहाँ क्लोरीन लगा दिया है, तो क्लोरीन क्या करेगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यानी इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता कम हो जाएगी, यानी बेसिसिटी या क्षारकता घट जाएगी। लेकिन यदि हम प्लस आई ग्रुप लगा दें, जैसा कि यहाँ पर लगाया है, तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता और या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए क्षारकता भी बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं फील्ड इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बट फील्ड इफेक्ट्स डिपेंड ऑन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी अभी हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट में केवल सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी के कारण जो भी इफेक्ट आया था उसे हम सिग्मा इंडक्टिव इफेक्ट कहते थे, लेकिन फील्ड इफेक्ट में ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल मेजर फैक्टर होता है। जैसे हम यहाँ दो मॉलिक्यूल देख रहे हैं, दोनों में बिल्कुल समान मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, बस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फर्क है। यहाँ Cl OH से दूर है और यहाँ Cl OH के पास है। इसमें यह मोर एसिडिक होता है, pKa कम होगा तो अधिक एसिडिक होगा, pKa ज्यादा होगा तो वो लेस एसिडिक होगा। तो यह अधिक अम्लीय क्यों है, उसका कारण है कि जब इसमें से H+ आयन निकलता है तो क्या बनेगा, O- यानी एनायन बन जाएगा, तो उस पर क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन। और यदि ये क्लोरीन है, इसके ऊपर भी यहाँ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 2 2, तो इन दोनों में इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स में यदि ये नजदीक होंगे तो रिपल्शन होगा, जैसा कि इस केस में यहां पर ये इसके लोन पेयर और इसके नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो जो कार्ब एनाइन है, एनाइन है, वो अनस्टेबल होगा, जिसके कारण यह लेस एसिडिक होगा, और इस केस में ये रिपल्शन कंपैरेटिवली कम होगा, अतः यह अधिक एसिडिक होगा। थैंक यू।